हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2026 में आने वाला फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है जो कि 27 फरवरी को आपका पेपर होगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो इस पेपर को सॉल्व कर जरूर जाइएगा, नहीं तो बाद में पछताओगे, क्योंकि इसमें मैंने वे प्रश्नों को रखा है जो अभी तक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और इस साल पेपर में आ सकती हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न और समझते हैं पेपर के लिए कैसा प्रश्न पेपर आने वाला है बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पर आपको पता है कि अनुक्रमांक नाम भरना होगा, ये सब पेपर नंबर पेपर सेट नंबर होता है। यहाँ पर सब 2026 भौतिक विज्ञान बिल्कुल सेम ऐसा ही लिखा होगा। समय हो आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का होगा, पूर्णांक 70 अंक का होगा और कुछ नोट यानी नोट पॉइंट दिया होगा कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं और इसमें कुछ निर्देश हुए होंगे कि सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य होते हैं। इसमें 3-4 यानी 4 खंड होंगे, खंड आ वा सा दा या होंगे, ठीक है। सभी खंडों को करना अनिवार्य होता है, तो ये भी तो आप अच्छे से पढ़ लेना उसके लिए, ठीक है। पर देखिए जो पहला खंड होता है खंड आ, इसमें क्या होता है बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है आज का हमारा। देखिए क्या है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है तो अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होता है अनुप्रस्थ। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। फिर देखिए अगला है 100 प्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। ऑप्शन है वोल्ट एम्पियर सेकेंड, वोल्ट सेकेंड एम्पियर, एम्पियर सेकेंड वोल्ट या वोल्ट एम्पियर सेकेंड। तो सही आंसर होगा आपका वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, इसका सही आंसर होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है तो एल बटे आर का मात्रक होगा, तो इसका सही आंसर है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड होता है, सेकेंड होता है। फिर क्या है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी 25 सेमी तथा -40 सेमी है, तो इस संयोजन की क्षमता डायोप्टर में होगी। तो इसको थोड़ा हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि वैसे इसका आंसर क्या है, +1.5 है। तो कैसे? संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 होता है। यहाँ पर पहला लेंस की फोकस दूरी कितनी है? पहले लेंस की है 25 सेंटीमीटर और दूसरे की है -40। तो प्लस जो माइनस है वो प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। यहाँ पर 40 सेंटीमीटर होगी। हम क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो ऐसे आप चाहो तो ऐसे लिख दो 25 + 25 × 40 लिख दो। 25 का जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 40 बार। और 40 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार। बस ऐसा कर लो, बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है। तो 40 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे? 15 बचेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा? 25 × 40 बचेंगे। हम 1/f करेंगे, कैची गुणा करेंगे तो 15f हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? 25 × 40 हो जाएगा। अब 15 कहाँ चले जाएंगे? नीचे, ठीक है। तो 15 कहाँ चले जाएंगे? नीचे। तो 5 से काटेंगे 5 × 25 और 5 × 15 हो जाएंगे, ठीक है। अब वो 4 × 5 = 20 यानी ये हो जाएंगे आपके 200। कितने हो जाएंगे? 4 × 5 = 20 हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, 200 हो जाएंगे, ठीक है। 40 × 5 = 200 और बटे में 3 हो जाएगा। 3 से भाग दोगे आप तो 6.6 बार कट जाएगा, कुछ ऐसा कट जाएगा, ठीक है, ऐसा कट जाएगा। फिर क्या करेंगे? अब हमें निकालना क्या है? हमें चूंकि क्षमता निकालनी है तो क्षमता के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? P बराबर 1/f होता है, क्योंकि ये आप सेंटीमीटर में नापे, डायप्टर में नापे तो हम लिख सकते थे सेंटीमीटर में लिख देंगे, 100/f कर देंगे। तो 100 में आप क्या करोगे? जब 66.6 से भाग दोगे तो कुछ 150 यानी 1.50 ऐसे 1.50 ऐसे कटता जाएगा, यानी वो 1.5 आ जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो ऐसे करना है। फिर क्या है, क्योंकि देखो ये प्रश्न हो सकता है आपको 1-2 नंबर में वैसे अति लघु में पूछ लिया जाए, लघु में पूछ लिया जाए, तो हम इसको यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर बता दिया है। ऐसी कोई भी प्रश्न आ सकता है और आपको इसको ऐसे ही हल करना है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, देखो भाई को सपोर्ट कीजिएगा। जितना भी बहुत मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए और मेहनत करूँगा। एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो आंसर होगा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र
दोनों करता है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है। फिर देखिए अब चलते हैं अपने खंड बाकी तरफ, जिसमें अति लघु प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो इसमें पहला प्रश्न पूछ लिया गया है, क्या है देखिए, रेखीय आवेश घनत्व। क्या पूछा गया है, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो मैंने यहाँ पर उनकी परिभाषा लिखी है, वैसे हम समझ सकते हैं। तो प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, यानी लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बटे, यानी प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को क्या कहा जाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर हो जाता है। ठीक है, विस्थापन धारा क्या होती है, तो आइए देखते हैं। विस्थापन धारा के वह धारा जो समय के साथ बदलते विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। यह वास्तविक आवेशों के प्रवाह से नहीं बल्कि क्षेत्र में परिवर्तन से पैदा होती है, यानी उत्पन्न होती है। तो इसे क्या कहा जाता है, विस्थापन धारा किया जाता है। इसे आई डी से प्रदर्शित किया जाता है, यानी एप्सिलॉन इंटू डी फाई बटी डी टी। या तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन या चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन में लगा समय, ये सब क्या होता है, विस्थापन धारा होती है। फिर क्या है, प्रतिरोधकता से क्या तात्पर्य। प्रतिरोधकता क्या होती है, देखिए इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व जे के अनुपात को चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रॉ से प्रदर्शित किया जाता है। यानी क्या पढ़ा हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विशिष्ट जो धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता कहा जाता है। ठीक है, वैसे मैंने पढ़ा है कि ई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, वी बटे एल होता है, और जे बराबर क्या होता है, आई बटे ए होता है। अगर हम क्या करें, इन दोनों को इस समीकरण में रख दें, यानी रॉ बराबर ई की जगह क्या लिखें हम, वी बटे एल लिखें। ठीक है, और जे की जगह क्या लिखें, जे की जगह क्या लिखें, आई बटे ए। तो आई का गुणा यहाँ होगा, आई, और ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, आई बटे ए। तो यानी ऐसे लिख सकते हैं हम कि रॉ बराबर वी बटे आई हो सकता है, वी बटे आई इंटू ए बटे एल होगा। क्योंकि हमने वी बटे आई बराबर क्या पढ़ा है, आर, यानी विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यानी प्रतिरोध होता है। तो रॉ बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बटे एल होगा। ठीक है, ऐसा हो जाता है, आर रॉ बराबर आर इंटू ए बटे एल हो जाएगा। तो इसी सूत्र बन जाता है इसके लिए। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए प्रेरकत्व का विमीय समीकरण निकालिए। तो प्रेरकत्व का विमीय समीकरण देख लेते हैं। तो ऐसे हम निकालना आपको ऐसे बता, यहीं पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, वोल्ट इंटू सेकेंड हो जाता है, सेकेंड बटे एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है, जी होता है। ठीक है, क्योंकि वोल्ट यानी वोल्ट क्या होता है, विभव की विभव कैसे निकाल सकते हैं हम, विभव की विभव हम जानते हैं कैसे होता है। V बराबर क्या पढ़ा हमने, W बटे Q पढ़ा है। W यानी कार क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2, और आवेश की क्या होती है, ए टी होती है, ठीक होती है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, एम है जो एल स्क्वायर है, टी नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी कितने हुए, 2 हैं, ये 2 हैं, और नीचे से ऊपर जाएंगे जो एक टी ओ नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस तो 2 हो जाएगा, टी माइनस के 3, और ए ऊपर जाएगा तो ए माइनस के 1, कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट की, और सेकंड की क्या होती है, टी, तो टी जाएगी टी, समय क्या होगा, क्या है सेकंड, तो सेकंड की क्या हो जाएगी टी, यानी वोल्ट की जो होगी टी, और अब नीचे क्या है एम्पियर, एम्पियर की क्या होती है ए, एम्पियर की क्या होती है ए। तो क्या बचा हमारे पास, एम एल स्क्वायर, अब ये टी किसका है, ये सॉरी टी किसके होंगे, माइनस के होंगे। ठीक है, क्या होंगे, माइनस के होंगे। तो माइनस के 3 और एक, माइनस के 3 में से एक चला जाएगा तो क्या बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे, एम एल टी माइनस के 2। अब ए किसका है, यहाँ पर प्लस का है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 1 माइनस के कितने, माइनस के 2। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2 किसकी विमा हो जाएगी, आपकी विशिष्ट यानी प्रेरकत्व की विमा हो जाएगी, यानी क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2 और ए माइनस के 2 किसकी हो जाएगी, प्रेरकत्व का विमीय समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अगला प्रश्न क्या है, मेलस का नियम। मेलस का नियम क्या है, मेलस का नियम देखते हैं। तो मेलस का नियम को आप समझते हैं कैसे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या है, इस नियम के अनुसार जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक तथा विश्लेषक से पारगमित होता है तब
निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक के अक्षों के मध्य बने कोण थीटा की कोज्या यानी कॉज के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी आई समानुपाती कॉज स्क्वायर थीटा होगी। समानुपाती का चिन्ह हटेंगे, आई नॉट आ जाए यानी आई जीरो आ गया, और ये क्या होगा अधिकतम तीव्रता होगी, और आई क्या होगा निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी। तो क्या होता है इस नियम के अनुसार जब आध्रुवित प्रकाश ध्रुवक तथा विश्लेषक से पारगमित होता है तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक के अक्षों के मध्य बने कोण के कॉज्या के क्या वर्ग के समानुपाती होती है। तो आई समानुपाती कॉज स्क्वायर थीटा हो जाता है। फिर अगला क्या है नाभिक किसे कहते हैं, तो परमाणु के केंद्र, कोई परमाणु है, परमाणु के केंद्र में स्थित धनात्मक आवेशित केंद्रक को नाभिक कहा जाता है। परमाणु के केंद्र में जो धनात्मक आवेशक केंद्र यानी केंद्रक होता है वो कैसा होता है धनावेश, तो क्या कहलाता है नाभिक कहलाता है। ठीक है, किसी परमाणु के केंद्र में स्थित धनावेशित भाग को क्या कहा जाता है नाभिक कहा जाता है, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर देखिए, अब आता है आपका खंड सा। अब खंड सा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, पहला क्या किसी अवतल दर्पण, सॉरी क्या लिखें दर्पण लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है दर्पण, ऐसे दर्पण लिखना है। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी 25 सेमी है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो हमने क्या पढ़ा है F बराबर R/2। F बराबर क्या होता है R/2। तो इसी फोकस दूरी कितनी है 25, फोकस दूरी कितनी है 25, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी आगे। तो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की दूरी किस में नापी जाती है माइनस में, तो अवतल दर्पण की जो जितनी भी दूरियां है माइनस होती है, तो कहते हैं अवतल दर्पण की दूरी कितनी 25 सेंटीमीटर है, तो 25 का दूनी 25 दूनी 50 यानी R बराबर माइनस के 50 सेंटीमीटर होगी। कितनी हो गई 25 दूनी 50 हो जाएगी, यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, माइनस 50 सेंटीमीटर होगा। फिर क्या है एक फोटोन की तरंग दैर्घ्य 4000 अक्षांश है, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, तो ये देखते हैं। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है E बराबर एच सी बटे क्या होता है E बराबर एच सी बटे लैम्डा होता है। ठीक है, E बराबर एच सी बटे क्या होता है लैम्डा होता है। तो देखिए H क्या होता है प्लांक नियतांक, जिसका मान क्या होता है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस के 34। C क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8, जिसका मान होता है लैम्डा का मान कितना दे रहे हैं 4000 अक्षांश। अक्षांश को मीटर में बनाया जाता है, इसमें 10 की घात माइनस 10 से क्या किया जाता है गुणा किया जाता है। देखिए क्या होता है 10 की घात माइनस 10 से इसमें क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। देखिए है कि नहीं, तो अब बस हम क्या करना है इसको हल करेंगे। तो इसको हल करोगे जब इसको हल कर लेना, इसका मान कुछ आ जाएगा आपका 4.97 गुणे 10 की घात माइनस के 19 जूल को निकल के कुछ आंसर आएगा। ठीक है, इसको काटना है, बस काटिएगा और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है द्रव तरंगें क्या होती हैं, दे ब्रोगली समीकरण लिखिए। तो द्रव तरंगें आइए देखते हैं क्या होता है कि जब कोई द्रव कण जैसे इलेक्ट्रॉन फोटोन आदि गतिमान होते हैं तो वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव कणों से संबद्ध इन तरंगों को द्रव तरंगें कहते हैं। यदि कोई द्रव्यमान m यानी यदि कोई m द्रव्यमान का कण भी वेग से गतिमान हो तब कण के दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी लैम्डा बराबर h/mv हो जाता है। ठीक है, h/mv हो जाता है। फिर क्या है रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष बताइए। तो देखिए आइए देखते हैं। तो पहला क्या है कि अधिकांश अल्फा कण क्या है, अधिकांश अल्फा कण स्वर्णपत्र से बिना विचलित हुए सीधे पार निकल जाते हैं। यानी हमने क्या पढ़ा है रदरफोर्ड का प्रमेय कि जब किसी अल्फा कणों की एक स्वर्णपत्र पर बमबारी की जाती है तो उसी के कारण देखा कुछ कण उसके आर पार निकल जाते हैं। क्या लिखा है कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्णपत्र से बिना विक्षेपित हुए सीधे आर पार निकल जाते हैं। अतः रदरफोर्ड ने इन परिमाण निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, अंदर से कैसा होता है खोखला होता है। दूसरा क्या निकाला कि अल्फा कण धनावेशित होते हैं अतः कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं। तो कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण से विकिरित होकर पुनः लौट आते हैं। इससे स्पष्ट है कि जब अल्फा कण स्वर्णपत्र के परमाणुओं में से गुजरते हैं तो किसी संघट्ट की तीव्रगामी अल्फा कण पुनः अपने पथ पर लौट जाते हैं। जिससे यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त धनावेश एक अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है जिसे नाभिक नाम दिया गया। फिर अगला देखा कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के 10,000वें भाग के बराबर होती है। फिर देखा कि परमाणु के शेष खाली भाग में इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु का शेष खाली भाग रह गया
उसमें क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए अगला प्रश्न है कि किसी चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए एवं लिखिए एक परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र प्राप्त कीजिए। अब देखिए यहाँ से अब हमें आप सबको प्रश्न बताने वाला हूँ, इनको आपको हल करना है और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में प्रश्न 4 और 5 दोनों प्रश्न हल करेंगे हम अगली वीडियो में। उसमें देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न हैं, अगर आप उनको हल कर सकते हो तो करिएगा, जो भी प्रश्न हल नहीं कर पा रहे हो उनको कमेंट करिएगा। वैसे भी हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें इसके पूरे प्रश्न कराएंगे। इस वीडियो में हमने 1, 2 और 3 प्रश्न हल करा दिए हैं। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम 4, 5 वाले प्रश्न हल कराएंगे जिसमें आपके 3 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और जो लॉन्ग में बनते हैं। ठीक है, तो क्या है देखिए, किसी चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए, एक परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए एक करना है, देखिए आप खुद जानते हो अगर हम थोड़ा सब करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और हम आपको इसको ऐसे हम छोटी छोटी वीडियो में आपको 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, किसी चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए और इस परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र प्राप्त कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो पूछ लिया जाता है फैराडे का नियम। ठीक है, फिर देखिए अगला क्या है, एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस नियम के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। यानी गॉस प्रमेय का एक ना एक अनुप्रयोग आपको बोर्ड परीक्षा में मिलने वाला है, या तो अनंत लंबाई का या सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट ये वाला, या भी हल इसको इससे निर्धारण करना है। ठीक है, और या फिर आपने जो अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा/r, इसको सिद्ध करना होता है। फिर देखिए संभारित तथा समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। इसको भी जिनके परमाणु भार समान हो वे संभारित, जिनकी परमाणु क्रमांक समान हो वे समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, फिर वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, ये पेपर में बन सकती है, तो इसको हम अगली वीडियो में बिल्कुल निर्धारण करना आपको सिखाएंगे। वैसे तो आप कर चुके होंगे, तो एक बार और इसका हम रिवीजन करेंगे और देखेंगे। ठीक है, फिर क्या है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का निर्धारण, यानी ये सबसे इंपोर्टेंट है। यानी हमें क्या निकालना है, जो कितना होता है ई बराबर क्या होता है, जो W प्लस क्या होता है Km, यानी गतिज ऊर्जा के लिए। तो ई बराबर क्या पढ़ा हमने, H न्यू पढ़ा है, समस्त ऊर्जा क्या होती है H न्यू, और जो कार्यफलन क्या होता है H न्यू 0 ऊपर 1/2 mv² होता है मैक्सिमम। ऊपर क्या होता है, ये यहाँ पर इस साइड इसकी तरफ आ जाते हैं तो 1/2 mv² मैक्सिमम ये रह जाता है, और जो H न्यू के पास क्या आ जाता है, माइनस में H न्यू 0 आ जाता है। तो यहाँ पर H कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, न्यू माइनस न्यू 0 बचता है, यानी 1/2 mv² मैक्सिमम। ये सूत्र होता है यानी 1/2 mv² H कॉमा में H रहेगा, H न्यू माइनस न्यू 0 क्या होगा, ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। इसका निर्धारण करने के लिए आएगा 3 नंबर में पूछ लिया सकता है। कैसे लिखोगे, जब किसी धातु पर इलेक्ट्रॉन गिरते हैं यानी आपतित होते हैं, तो एक फोटोन आपतित होते हैं, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया कर उसकी संपूर्ण ऊर्जा को अपसृत कर जाता है। यह ऊर्जा 2 रूपों में निर्भुक्त होती है, एक तो कार्यफलन के रूप में, एक गतिज ऊर्जा के रूप में। तो इसके आधार पर इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फिर आइंस्टीन की द्वितीयक तरंगों के सिद्धांत के द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, परावर्तन और अपवर्तन के नियम। फिर अगला देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान। ये सवाल है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हल कराएंगे। ये दोनों सवालों को हम हल कराएंगे। ठीक है, अभी देख लीजिए आप कैसा पेपर है और कैसा बन सकता है पेपर। अगला देखिए, ये सब उसी की गणना करनी है। फिर क्या है, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। आप खुद जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है व्यतिकरण विवर्तन में अंतर। फिर देखिए अगला है, गॉस के नियम का निर्धारण करना है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर है, 2 समांतर धारावाहिक लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल के लिए एक व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी सहायता से 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। ये 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है, जैसे देखिए इसको तैयार जरूर कीजिएगा। अथवा में आएगा, प्रश्न 6 से आपके 5 नंबर वाले प्रश्न बनने लगेंगे और हर एक प्रश्न अथवा में होंगे। इसके साथ
एक पतली झिर्री द्वारा एक वर्णी प्रकाश के विवर्तन की विवेचना। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। फिर है कांच के प्रकाश का अपवर्तन, ये सवाल है, इसको हम हल करेंगे। ठीक है, ऐसे इसमें भी एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनने की स्थिति किरण आरेख बनाइए तथा इस स्थिति के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र की स्थापना कीजिए। फिर एक और देखिए, अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं? अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। दो समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र प्राप्त कीजिए। फिर देखिए अगला है, अथवा में तरंगों के व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन कीजिए। ये 2 बार आ गया, लेकिन इंपोर्टेंट है, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, ऐसे भी हल कर लीजिएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विभिन्न घटकों का वर्णन करते हुए इनके गुणों का उल्लेख कीजिए। ऐसे आपको 9वां प्रश्न आ जाएगा, पूछ लिया। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, एक प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है आपसे, जो कि है पीएन संधि डायोड के अग्रदर्शक एवं पश्चदर्शक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए और 2 अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षणों के वक्रों को समझाइए। एक गारंटी लेता हूं इन प्रश्नों में से, यानी एक अग्रदर्शक, पश्चदर्शक और एक पीएन संधि डायोड, जो पीएन संधि डायोड अग्रविनत और पश्चविनत, ठीक है, ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन प्रश्नों को तैयार कीजिए। लास्ट में आपसे क्या होगा कि कुछ भौतिक नियतांक दिए होंगे, जैसे आपको मान के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मान कितना होता है, ठीक है, m का मान, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की कितनी मात्रा होती है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ऐसे आपको कुछ मान दिए होंगे। तो इस प्रकार आप पेपर को हल कर सकते हो। तो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो प्रश्न कितने से हमने आपको बताया है कि प्रश्न कितने से लगाकर आपको 4 से लगाकर 5 तक के प्रश्न अगली वीडियो में, जो भी 3 अंक वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको हम हल कराएंगे, और गारंटी है इनमें से आपको पेपर में प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।